हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब कोई अच्छे होंगे। हम लोग का जो 500 क्वेश्चंस का प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर का सीरीज चल रहा था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग का 120 तक क्वेश्चंस हो चुका था। आज के क्लास में हम लोग 121 से लेकर 140 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे और देखेंगे कि हमारे जो प्रीवियस ईयर के यूजीसी नेट के एग्ज़ाम हो या फिर जो हमारा पीसीएस का एग्ज़ाम होता है उस पर सोशोलॉजी को लेकर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो 121 क्वेश्चंस पूछा जा रहा है ये है कि कौन सा समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास से संबंधित नहीं है, पूछा गया है। कौन सा समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास से संबंधित नहीं है के बारे में पूछा गया है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग को बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे, जिसमें राजनीति दर्शन शास्त्र, इतिहास का दर्शन शास्त्र, जैविक विकास का सिद्धांत, सामाजिक और राजनीतिक सुधार का आंदोलन और औद्योगिक क्रांति। तो जो औद्योगिक क्रांति है ये समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास से संबंधित नहीं है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति जो है वो 18वीं शताब्दी की उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी की पूर्वार्ध में हुआ था, और जिसमें कि क्या हुआ था कि कुछ पश्चिमी देश जैसे विशेषकर इंग्लैंड में तकनीकी और सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति में इतना बड़ा काफी बदलाव आया था, जिसके फलस्वरूप वहां पे जो क्रांति हुई थी उसे क्या कहा गया था, औद्योगिक क्रांति कहा गया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 122 पूछा जा रहा है कि द सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन किसके द्वारा लिखी गई थी। तो द सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन जो है ये 1966 में रॉबर्ट निस्बेट के द्वारा लिखी गई थी। उनकी ये पुस्तक है। आपको हर ईयर में चाहे आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, यूजीसी नेट का एग्जाम उठा लीजिए या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी उठा लीजिए, उसमें ऑथर तथा उनके बुक्स के बारे में ये पूछता ही है। और हमारा जो ये 500 क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है, इसके अंतर्गत हम लोग ऐसे चुन चुन के टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे जो आने वाले नेक्स्ट एग्जाम है, हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम यूजीसी नेट के एग्जाम हो, तो या फिर हम लोग कोई भी या फिर सोशोलॉजी बेस्ड कोई भी एग्जाम हो या फिर यूपीएससी का ऑप्शनल कहीं एग्जाम क्यों ना ले, तो इसके अंतर्गत ये क्वेश्चंस आएंगे ही। तो हम लोग चलिए फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 123 पूछा जा रहा है कि एक अवधारणा क्या करने में सहायता करती है। क्या पूछा जा रहा है कि एक अवधारणा जो है वो क्या करने में सहायता करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक तथ्यों का वर्गीकरण। जब हम कोई वस्तु, घटना या अथवा प्रक्रिया के वैज्ञानिक रूप से जब हम उसको खोजते हैं या फिर उसके आधार को समझने का प्रयास करते हैं, और उसके द्वारा जब हम विभिन्न बहुत सारी जो विचारधाराएं हैं उसको उन खोजों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं, और करने के लिए जिस विशिष्ट क्या होता है कि हम लोग अपने अभिव्यक्तियों को व्यक्त करने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं, और उसी को ही वैज्ञानिक शब्दावली में अवधारणा कहा जाता है। अवधारणा को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कॉन्सेप्ट। अवधारणा को क्या बोला जाता है, कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 124 पूछा जा रहा है कि मध्यम श्रेणी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे। तो मध्यम श्रेणी के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, R.K. मर्टन। और उनके मत अनुसार मध्यम श्रेणी सिद्धांत तार्किक रूप से क्या होता है कि अंतर संबंधित ऐसी अवधारणा होती है जो व्यापक किंतु बहुत ही सीमित क्षेत्र से संबंधित होती है। इस सिद्धांत की जो कार्यप्रणाली होती है वो छोटी छोटी परिकल्पनाओं में बटी होती है, जिसमें क्या होता है कि एक बड़े रूप में उन परिकल्पनाओं का जो हम लोग सोच होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, उसका निर्माण किया जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 125 पूछा जा रहा है कि किसने असत्यकरण की वकालत की थी। तो असत्यकरण की वकालत किसने की थी, कार्ल पॉपर ने की थी। देखिए आपको यहाँ पे एक नया नाम सुनने को मिल रहा है,
असत्यकरण की वकालत किसने की थी? कार्ल पॉपर ने। और उनके सिद्धांत के अनुसार उन्होंने यह माना था कि जो वैज्ञानिक प्रगति होती है उसकी जो कल्पना होती है उसके परीक्षण के लिए करने और उन्हें असत्य करार किए जाने के कारण का जो होता है उसे असत्यकरण कहा जाता है। मतलब मान लीजिए कि कोई एक परिकल्पना की कोई कॉन्सेप्ट बनाया गया और उसको फिर वैज्ञानिक तौर पे परीक्षण करने के बाद उसे असत्य करार कर दिया गया तो उसे क्या कहा जाएगा? असत्यकरण कहा जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 126 पूछा जा रहा है कि प्रतिलोम विवाह किसे कहते हैं? तो प्रतिलोम विवाह किसे कहते हैं? जब कोई निम्न जाति वर्ग के लोग किसी उच्च वर्ग की लड़की से, उच्च जाति वर्ग की लड़की से जब विवाह की करता है तो उसे क्या कहा जाता है? अनुलोम विवाह कहा जाता है। इसको आपको याद रखो, अनुलोम विवाह या प्रतिलोम विवाह किसे कहा जाता है? कि जब निम्न जाति वर्ग का लड़का कोई ऊंची जाति की लड़की से जब विवाह करता है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 127 पूछा जा रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। कौन सी भाषा हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो अवधी हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो संविधान की जो अवधी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं किया गया है। 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितनी भाषाओं का? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। जिसके अंतर क्या होता है कि जो मूल रूप से जो 8वीं अनुसूची है इसमें 12 भाषाएं थी, लेकिन जब वो 1967 में सिंधी को और वर्ष 1992 में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया तो फिर क्या हुआ कि 2003 में फिर मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को भी शामिल किया गया। यानी कि संविधान बनने के बाद 3 बार इसकी अनुसूचियों को जोड़ा गया है और टोटल पहले कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। उसके बाद फिर कितनी हो गई? 22 भाषाएं बन गए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 128 पूछ रहा है कि MN श्रीनिवास के अनुसार कौन सी प्रमुख जाति की एक शर्त नहीं है? तो MN श्रीनिवास जैसे कि हम लोग जानते हैं कि उन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी और यहाँ पे इसका आंसर हो जाता है युवा आबादी। और MN श्रीनिवास जो है वो युवा आबादी को प्रभु जाति, जो कि क्या बोल रहा है, प्रमुख जाति भी जिसे बोला जाता है, जैसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? डोमिनेंट कास्ट। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? डोमिनेंट कास्ट भी इसे बोला जाता है की अवधारणा दी थी, जिसके अनुसार उन्होंने बताया था कि प्रभु जाति से क्या तात्पर्य होता है कि वो जाति जो किसी गांव या समुदाय में संख्या की दृष्टि से अधिक होती है, जिसका स्थानीय कृषि योग्य भूमि के एक बड़े अंश पर स्वामित्व होता है, जिनके पास आर्थिक राजनीतिक शक्ति होती है, जिसे जातीय संस्करण में ऊंचा स्थान प्राप्त होता है। परंतु पिछले कुछ वर्षों से क्या हो रहा है कि प्रभुत्व के आधार पर भी असर डालने वाले इस प्रकार के कुछ प्रभु जातियां उत्पन्न हुई है, जिसमें पश्चिमी शिक्षा, प्रशासन में नौकरियां और आमदनी के आधार पर भी प्रभु जाति का वर्चस्व बढ़ा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये सब तो होते हैं, लेकिन युवा आबादी इसमें कोई एक शर्त नहीं रखती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 129 बोल रहा है कि संवाद किसके द्वारा गठित नहीं किया जाता है? तो जो संवाद है वो दबाव के द्वारा गठित नहीं किया जाता है। संवाद दबाव के द्वारा गठित नहीं किया जाता है। तो एंथोनी गिडिंग्स जो थे, संवाद की परिकल्पना किन्होंने दी थी? एंथोनी गिडिंग्स ने। संवाद की परिकल्पना किन्होंने दी थी? एंथोनी गिडिंग्स। एंथोनी गिडिंग्स ने संवाद की परिकल्पना दी थी। संवाद जिसे कि इन्होंने इंग्लिश में इसे बताया था डायसोर्स।
इंग्लिश में इसे क्या बताया था, डायसोस, जिसमें उन्होंने बताया था कि इसमें किसी विशेष क्षेत्र में सोचने समझने का एक नजरिया होता है, एक नियम होता है, और विचारों, अवधारणा और विश्वासों के ऐसे समूह को विमर्श कहते हैं जो कि ज्ञान अथवा एक मान्य विश्व दृष्टि के रूप में प्रस्तावित किया जाता है। संवाद किसे कहा जाता है, जिसमें सोचने विचारने की मनुष्यों की परिकल्पना या संवाद होती है। हमारा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 130, जिसमें पूछा जा रहा है कि वेटस्टेहन किसका उल्लेख करता है। तो जैसा कि हम लोग को पता है, वेटस्टेहन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, मैक्स वेबर ने। ये किनकी अवधारणा है, मैक्स वेबर की अवधारणा है। इन्होंने वेटस्टेहन शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया था कि यह जर्मन भाषा है। और वेटस्टेहन कौन सी भाषा है, ये जर्मन भाषा का शब्द है। और वेटस्टेहन सामाजिक घटना की व्याख्यात्मक समझ का उल्लेख करता है। ये अगर आपको भाषा पूछा जाएगा तो ये कौन सी भाषा हो जाएगी, भाषा इसकी हो गई जर्मन भाषा। ये जर्मन भाषा के अंतर्गत आती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 131। पेरेटो के अनुसार तार्किक कार्रवाई क्या है। तो पेरेटो के अनुसार तार्किक कार्रवाई क्या है, पेरेटो ने दो प्रकार का बताया था, तार्किक तथा अतार्किक, दो प्रकार के उन्होंने कार्रवाई बताई थी। जिसमें तार्किक कार्रवाई किसे कहा जाता है, जिसमें साध्य एवं साधनों के बीच विवेक सम्मत आधार पर समायोजन होता है। साधनों का साध्य के अनुरूप होने के साथ साथ समायोजित भी होना चाहिए। ऐसी क्रिया के बीच के कारण संबंध होते हैं। फिर पेरेटो ने जब अतार्किक की बात बताई, जिसमें क्या बोला कि इसमें विवेक सम्मत कोई भी कार्य नहीं होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं कि लोक विधि विज्ञान में अर्थ का संदर्भ क्या है। लोक विधि विज्ञान में अर्थ का संबंध क्या है। लोक विधि विज्ञान का अर्थ होता है प्रत्येक दिन की अंतःक्रिया की प्रासंगिक प्रकृति। अर्थात लोक विधि विज्ञान सामान्य ज्ञान और उन तरीकों में विधियों का एक समूह है जिसके द्वारा समाज के साधारण सदस्य अपने क्रियाओं का अर्थ निकालकर उस परिस्थिति के अनुसार कार्य करते हैं, और इस परिस्थिति को ही क्या कहा जाता है, लोक विधि विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 133 पूछा जा रहा है कि तारावाद किसमें पाया जाता है। तो तारावाद एक मात्र सत्तात्मक संयुक्त परिवार है जो कि कहाँ पाया जाता है, केरल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, केरल में पाया जाता है। और केरल के मालाबार के नायडो में ये पाया जाता है। जबकि एकाकी परिवार को क्या कहा जाता है, वहां पर संयुक्त परिवार को कहा जाता है तारावाद। और एकाकी परिवार अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उसे कहा जाएगा तावजी। उसे क्या कहा जाएगा, तावजी। तावजी मतलब हो गया एकाकी परिवार। तावजी हो गया एकाकी परिवार। नायडर जो होते हैं वो संयुक्त परिवार में एक स्त्री वंश की कई पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं। तारावाड़ में सभी रक्त संबंधी सदस्य भी होते हैं, उनके बीच कोई भी लेकिन वैवाहिक संबंध नहीं पाया जाता है। उत्तर आधुनिकतावाद क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 134 पूछा जा रहा है कि उत्तर आधुनिकतावाद क्या है। तो उत्तर आधुनिकतावाद को क्या कहा जाता है, आधुनिक सोच समझ। उत्तर आधुनिकतावाद जो है वो ज्ञान और शक्ति का एक स्वच्छ पृथक्करण की पूर्व कल्पना है। और यह उत्तर आधुनिकतावाद सभी प्रकार की आधुनिक सोच समझ, उनके विचारों को नकारने वाला जो परिप्रेक्ष्य होता है उसके अनुसार एक तार्किक रूप से निष्पादन करता है। अगर इसकी विशेषताएं पूछी जाए तो उत्तर आधुनिकतावाद जो है उसकी 4 विशेषताएं हम लोग को देखने को मिलती हैं। वे हैं, उत्तर आधुनिकतावाद विश्व के जीवन का एक बहुलतावादी उदारीकरण है। उत्तर आधुनिकतावाद सामाजिक वर्ग का प्रतिपादन करता है। उत्तर आधुनिकतावाद विखंडन, संघर्ष और अनिरंतरता पर निर्भर करता है। उत्तर आधुनिकतावाद संबंध मूलक, तर्कहीन एवं शून्यवादी होता है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 135 पूछा जा रहा है, इंस्पायर का क्या अर्थ होता है। तो इंस्पायर का अर्थ होता है प्रेरित, अनुसंधान के लिए, विज्ञान खोज के क्षेत्र में नई पद्धति, यानी कि इनोवेशन, innovation in science, pursuit for inspired research। इंस्पायर का अर्थ हो जाता है इनोवेशन इन साइंस, परस्यूट इंस्पायर्ड फॉर रिसर्च। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 136, संस्कृति का मुख्य वाहक क्या है। तो संस्कृति का मुख्य वाहक क्या हो जाता है, प्रतीक हो जाता है। संस्कृति मतलब क्या बोला जा रहा है कि जब कोई क्रिया या वस्तु जो किसी अन्य क्रिया या वस्तु या विचार का प्रतिनिधित्व करती है तो वो क्या कहला जाती है, प्रतीक कहलाती है। अधिक विशिष्ट रूप में संस्कार, स्वप्न या जो मिथक के शब्दार्थों के क्षेत्र में जो अति लघु अर्थ इकाई होती है उसको प्रतीक कहा जाता है। मनोविश्लेषण में किसी दमित अचेतन इच्छा जो होती है, उसका जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो व्यवहार होते हैं, और इन प्रतीकों संकेतों का प्रयोग के द्वारा मनुष्य क्या करते हैं, अपने भावनाओं को एक दूसरे के साथ संप्रेषण करता है, यानी कि कम्युनिकेशन करता है। अभिवादन का कोई ढंग, सम्मान हो, और कठोर जो उसकी जो संस्कृति का जो प्रवृत्ति होती है ये इसकी मुख्य वाहक होती है। अगर मुख्य वाहक बोला जाएगा तो ये प्रतीक हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जैसे हम अगर अपने से बड़ों को सम्मान करते हैं तो क्या करते हैं, हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं या फिर प्रणाम मुंह से बोलते हैं, तो ये क्या हुआ, एक प्रतीक हो गया, एक चिन्ह हो गया सम्मान करने का। तो ये संस्कृति का मुख्य वाहक हो गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 137 पूछा जा रहा है कि किसने अपने सिद्धांत में अनुष्ठान की अवधारणा का उपयोग किया है। तो अनुष्ठान की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है, इमानुएल दुर्खिम ने। इमानुएल दुर्खिम जो है वो आधुनिक समाजशास्त्र विषय के संस्थापकों में से एक अग्रणी प्रवर्तक माने जाते हैं, जिन्होंने समाजशास्त्र विषय के संस्थापकों के रूप में अपने आप को प्रतिस्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र सामाजिक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए दुर्खिम ने 1895 में एक समाजशास्त्र को लेकर एक पद्धति बनाई। उसके बुक का नाम क्या था, समाजशास्त्र पद्धति। इसमें उन्होंने बुक लिखा और इस बुक के अंतर्गत उन्होंने अपने विचारों को उस प्रतिपादन किया और उसमें बताया कि अनुष्ठान सामाजिक एकजुटता उत्पन्न करने और समाज की एकता को बनाए रखने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 138 पूछा जा रहा है, दुर्खिम की आत्महत्या के सिद्धांत क्या है। तो हम दुर्खिम ने 4 प्रकार के आत्महत्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वे क्या 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 थे। पहला नंबर है अहमवादी आत्महत्या, अहमवादी आत्महत्या, दूसरा है परार्थवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, तीसरा है भाग्यवादी आत्महत्या, भाग्यवादी आत्महत्या, चौथा नंबर है आदर्शहीनतावादी आत्महत्या। कितने प्रकार के, उनकी पुस्तक का नाम क्या था, ली सुइसाइड। उनकी पुस्तक का नाम क्या था, ली सुइसाइड। उनकी पुस्तक का नाम था ली सुइसाइड, जिसमें उन्होंने बताया था।
दुर्कहेम के जो आत्महत्यावादी के सिद्धांत है उसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 139 पूछा जा रहा है कि C.W. मिल्स का संदर्भ दृष्टिकोण रखता है। तो C.W. मिल्स का संदर्भ दृष्टिकोण किस पे रखता है? जीवन वृत्ति पर, इतिहास पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 140 पूछा जा रहा है कि ए सूट्स का प्रघटन शास्त्र किस पर बल देता है? तो ए सूट्स का प्रघटन शास्त्र अंतर्वैक्षिकता पर बल देता है। तो आपको आई होप आप लोग को ये 140 क्वेश्चंस का सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण लगा होगा। और आगे आने वाले वीडियो में हम लोग इससे फिर आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। तथा मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप लोगों का सबका धन्यवाद। और अगर आप लोगों के बीच कोई कमेंट या फिर कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।